नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो कि शायद इस समय आप लोगों ने नेशनल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से अब तक सुन ली होगी। सुनी हुई खबर के अंदर ही हम कुछ तथ्य आपके सामने आपके आज रखने वाले हैं, और जिन्होंने नहीं सुनी है उनको हम पूरी खबर को जीरो से बताने वाले हैं। खबर यह है कि नेपाल के अंदर कल रविवार के दिन लगभग सुबह 11 बजे 10:58 के आसपास की खबर बताई जा रही है कि एक फ्लाइट जो कि काठमांडू से पोखरा नेपाल के अंदर ही जा रही थी, वो अचानक क्रैश हो जाती है लैंडिंग से कुछ सेकंड्स पहले, और उसके अंदर सवार लगभग 68 यात्री, जिनकी सूचना अभी तक प्राप्त है, जो सवार यात्री थे वो सब की सब क्रैश के अंदर स्वर्गलोक को प्राप्त हो जाते हैं। इस पूरी घटना का चीनी कनेक्शन क्या है यह आज के सेशन में हम बताएंगे, लेकिन इससे पहले यह घटना क्या है यह भी बताएंगे, और साथ में आपको यह भी बताएंगे कि नेपाल में आफ्टर ऑल ऐसा है क्या कि यहां पर 30 सालों में 28 प्लेन क्रैश कर चुके हैं। नेपाल में आफ्टर ऑल ऐसा है क्या जिसके चलते नेपाल की फ्लाइट्स को यूरोपियन यूनियन या फिर वेस्टर्न वर्ल्ड की कंट्रीज में अलाउड नहीं किया जाता है, यानी कि ये फ्लाइट्स अलाउड नहीं है। नेपाल की फ्लाइट्स में ऐसा है क्या कि कमर्शियल पायलट्स यहां जाकर काम करने से इनकार करते हैं। आदि सभी बातों का आज के इस सेशन में आपके साथ जिक्र किया जाएगा, तो आप जल्दी से इस सेशन को अपने सभी साथियों के साथ साझा कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी साथियों को लाइव आने का इनविटेशन भेज दीजिए। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि इस समय आप अपने द्वारा कुछ अखबारों की कटिंग्स के माध्यम से पढ़ और देख पा रहे होंगे कि नेपाल के अंदर प्लेन क्रैश हुआ, किसी के भी जिंदा बचे होने की कोई उम्मीद नहीं है, ऐसा अधिकारियों ने कह दिया है। नेपाल के अंदर जो पोखरा एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन हुआ है, जिसका मात्र 2 वीक पहले इनॉग्रेशन हुआ है, न्यू ईयर के दिन जो एयरपोर्ट बना है, उस एयरपोर्ट पर लैंड होने से पहले फ्लाइट जो है वो क्रैश कर जाती है। यह अपने आप में बहुत सारी बातों की तरफ इशारा करता है। लगभग 68 लोग मारे जा चुके हैं, और अगर मारे जाए हुए लोगों की बातें की जाएं तो नेपाल में यह क्रैश 30 सालों का सबसे खतरनाक प्लेन क्रैश माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम दुनिया के देशों के द्वारा मृतकों के साथ संवेदनाएं साझा की गई हैं। साथियों, कुछ तस्वीरें यहां की बाहर निकलकर आई। उन तस्वीरों में यह प्लेन एक खाई के अंदर, एक नदी के किनारे पड़ा हुआ इस प्रकार से दिखाई दिया। लोग यहां पर मौके पर पहुंच चुके हैं, लेकिन किसी के हाथ में कुछ नहीं है कि इन्हें बचाया जा सके, क्योंकि प्लेन जैसे ही क्रैश हुआ वो आग का गोला बनकर के फट गया, आग का गोला जैसा फटा हुआ दिखाई दिया। साथियों, एक वीडियो जो इस समय बहुत ज्यादा वायरल है, और उस वीडियो के अंदर जो जानकारी है, जो वीडियो जिस तरह से दिखाई दे रहा है, एक बार के लिए उसे देखकर शायद आप भी सहम जाएं कि जीवन के अंदर कितना कुछ अनप्रिडिक्टेबल है। आप सोचिए कि एक व्यक्ति एक फ्लाइट में बैठा हुआ है, एज यूजुअल जिस तरह से प्रवृत्ति होती है, जब आप फ्लाइट में बैठते हैं, विंडो सीट लेना चाहते हैं, विंडो सीट के माध्यम से जब लैंडिंग हो रही होती है तो आप लैंडिंग का वीडियो व्यू बनाते हैं। यहां पर ये जो जनाब बैठे हुए हैं, ये एक इंडियन है जो कि अब इस धरती पर नहीं रहे। ये उस समय फेसबुक पर लाइव थे, अपने दोस्तों को फेसबुक के माध्यम से, जब लैंडिंग आने वाली होती है उस समय इंटरनेट आ जाता है, असल में मोबाइल इंटरनेट कैच कर लेता है। लैंडिंग से कुछ 1 किलोमीटर ऊपर से इंटरनेट आना शुरू हो जाता है, किलोमीटर तो नहीं, कुछ 1 मीटर ऊपर से इंटरनेट पर वो आना शुरू हो जाता है। ये दर्शाता है कि फ्लाइट के अंदर नेट आ चुका था, यानी इतना नजदीक थी, लैंडिंग के इतना करीब थी फ्लाइट। अब आप उस वीडियो को देखिए। ये व्यक्ति है जो वीडियो बना रहा है, और ये वीडियो बनाते समय अपने खिड़की से नीचे का दृश्य दिखा रहा है। ये पोखरा के नीचे का दृश्य है, यानी नेपाल का दृश्य है। ये दिखा रहा है कि कहां लैंड होना है। ये अपने साथ बैठे हुए सहयात्रियों को, ये विमान के अंदर की तस्वीर है, विमान के अंदर से देखी गई तस्वीर है। हालांकि मैं इस तस्वीर की सत्यता प्रमाणित नहीं करता हूं, क्योंकि किसी भी ऑथेंटिक सोर्स से नहीं आई है, फेसबुक के माध्यम से यह तस्वीर आई है। अब ये जो व्यक्ति है, ये बैठा हुआ इसके अंदर, ये अपनी तस्वीरें दिखाता है, साथ में अंदर का दृश्य दिखाता है। अचानक सब कुछ गायब हो जाता है, और कुछ देर बाद दिखाई पड़ती हैं तो केवल आग की लपटें। ये सब लाइव हो रहा है, यानी कि फेसबुक पर लोग लाइव देख रहे हैं। ये अपने आसपास बैठे हुए यात्रियों को तस्वीर के माध्यम से दिखाता है, और आप जो ये दृश्य देख रहे हैं, अचानक आपको जो तस्वीरों में दिखाई देगा वो केवल आग की लपटें हैं। इनमें से कोई भी अब नहीं बचा है।
ये देखने के बाद एक बार के लिए मतलब अंदर ही अंदर सदमा सा बैठ गया कि यार जीवन में क्या कुछ हो रहा है कुछ नहीं पता है। हम सब सोच रहे हैं कि हम जीवन में कुछ उखाड़ लेंगे, लेकिन कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं है। एक और वीडियो आया जिस वीडियो में ये जो जहाज है, ये मतलब आप सोच सकते हैं कितना जमीन के नजदीक था। आप इस वीडियो को एक बार और देखें, शायद आप इसको देख करके पहचान पाएं कि यहां पर एक और वीडियो आता है जिसमें कि फ्लाइट इस तरह से आ रही है, टिल्ट होते होते और ब्लूम की आवाज आकर के खत्म हो जाती है। इन वीडियोस ने लोगों को दहला दिया। वीडियो के बाद में जो सबसे ज्यादा खतरनाक चीज थी वो ये थी कि यहां पर जो फ्लाइट है जिस जगह गिरी, पोखरा के अंदर जहां गिरी, वहां पर ये आग का गोला बन करके फट गई। यहां पर एक भी व्यक्ति के जीवित बचे होने की संभावना शून्य के बराबर बताई गई कि नहीं, अब कोई संभावना नहीं है कि कोई व्यक्ति यहां पर जीवित बचा हो। ये सारी तस्वीरें जब आ रही थी, हर कोई अपनों की फिक्र में था। यहां पर कुछ इंडियंस की जान भी इस पूरे घटनाक्रम के अंदर गई है। साथियों, जब भी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, आप और हम जब इस तरह की घटनाएं देख रहे होते हैं, तो एक मन के अंदर डर सा बैठ जाता है कि यार फ्लाइट्स सुरक्षित भी होती हैं या नहीं। आपको पता है जितनी भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स उड़ती हैं ना, उनकी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बस से और ट्रेन से भी ऊपर के होते हैं। यानी जितनी रेट बस के एक्सीडेंट की है ना, उससे कम की एक्सीडेंट की रेट होती है फ्लाइट की। बस ये कि बस का एक्सीडेंट हुआ तो शायद आदमी बच जाए, फ्लाइट का एक्सीडेंट हुआ तो शायद ही आदमी बचे। और ये शायद ही आदमी बचे, इस कहानी को याद रखना, क्योंकि दुनिया में एक ऐसा इंसिडेंट भी हुआ था जिसमें फ्लाइट क्रैश होने के बाद कुछ लोग बचे, उनके ऊपर फिल्म बनी, उनके ऊपर किताबें लिखी गई। मैं बताऊंगा अभी आपको एक ऐसी ही घटना, लेकिन इससे पहले आप एक बार के लिए यह चीज जान लीजिए। साथियों, यह नेपाल का मैप है। नेपाल के मैप में पोखरा आपको यहां पर बिल्कुल सेंट्रल नेपाल के अंदर दिखाई दे रहा है। 68 पैसेंजर्स के मारे जाने की यहां पर खबर आ चुकी है। यह फ्लाइट काठमांडू से 10:33 पर उड़ी थी। 10:58 पर साथियों ये पोखरा के अंदर लैंड होनी थी। और इस फ्लाइट के अंदर क्या कारण रहे होंगे, अगर उनकी चर्चा की जाए तो बहुत से लोगों का कहना है कि जो काठमांडू वाला एरिया है या नेपाल वाला एरिया है, यहां का टेरेन थोड़ा डिफिकल्ट प्रकार का है। हालांकि जो मैं वीडियो आपको शो कर रहा हूं ये पोखरा का नहीं है, लेकिन इस प्रकार के लैंडिंग के दृश्य सामान्यतया देखे जाते हैं। तभी तो 30 सालों में 28 क्रैश नेपाल में हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि यहां का टेरेन बड़ा ही डिफिकल्ट प्रकार का है। साथियों, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये लुकला नामक एक एयरपोर्ट है नेपाल के अंदर, जो दुनिया का सबसे डिफिकल्ट लैंडिंग टेरेन माना जाता है, जिसके अंदर उतरने से पहले खाई है और उतरने के बाद खाई है। यानी कि फ्लाइट को उतारने के लिए भी अल्ट्रा ट्रेन्ड पायलट्स की जरूरत पड़ती है, और उतारने के बाद में इस फ्लाइट को टर्न कराना अगर कोई पायलट भूल जाए तो सीधा नीचे स्वाहा हो जाता है। ऐसी घटनाएं नेपाल के अंदर होती हैं। तभी तो नेपाल के अंदर बड़े विमान हादसों को अगर मैं आपके सामने एक पेज पर दिखाऊं तो यह नंबरिंग कम पड़ जाती है। 2010, 12, 18, 16, 22, 23 ये तमाम वो सीक्वेंस हैं जो दर्शाते हैं कि नेपाल में कैसी कैसी दुर्घटनाएं हुई हैं। इन दुर्घटनाओं को 2019, 18, 2016, 12, 11, 10, 92 तमाम डेट्स के साथ लोगों के द्वारा याद रखा जाता है जब जब नेपाल के अंदर बड़े हादसे हुए। साथियों, ऐसा ही एक हादसा और हुआ था। एक फिल्म मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं, अगर फुर्सत कभी मिले, क्योंकि जब हम इस तरह की चीजें देखते हैं ना तो मन में डर बैठ जाता है, और मैं नहीं चाहता कि आपके मन के अंदर डर बैठे। आफ्टर ऑल वी आर इंस्पायरिंग इंडिया, कि आप सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ें। और सकारात्मकता में एक फिल्म है, अब समय आपके पास फिल्म देखने का हो या ना हो नहीं पता, ये अलाइव नाम से है ना, अलाइव नाम से एक फिल्म है जो कि एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। ये क्या घटना है, इस घटना को अगर आपको स्टोरी में सुनना है तो इसके ऊपर एक बुक सजेस्ट करता हूं, नाम है उसका प्लेन क्रैश। साथियों, रियल घटना है। 1972 के अंदर 12 अक्टूबर के दिन की बात है। इंटरनेशनल रग्बी प्लेयर्स की टीम को लेकर के उरुग्वे एयरफोर्स का एक प्लेन जा रहा था, जो कि खराब मौसम की वजह से एंडीज पर्वतमाला के अंदर कहीं जा करके क्रैश हो गया। 10 हफ्तों बाद उस प्लेन में सवार 45 पैसेंजर्स में से 16 पैसेंजर जिंदा ढूंढ लिए गए। वो भी तब जब उनमें से 16 से 2 पैसेंजर किसी तरह हिम्मत दिखाकर पहाड़ियों से नीचे उतरकर आए। एंडीज पर्वतमाला दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमालाओं में कहीं एक प्लेन जाकर क्रैश होकर गिर गया था। 45 में से 16 लोग बचे, उनमें से 2 उतर करके खुद नीचे आकर बताए कि हम जिंदा हैं, उस प्लेन क्रैश में मारे गए थे। इनके
इनके ऊपर फिल्म बनी है साथियों। इनकी किताब के बारे में मैंने आपको यहां पर बताया है। ये वो लोग थे जिन्हें 10 हफ्तों तक ना तो पीने का पानी, ना खाने का भोजन, ना रहने का शेल्टर, कुछ भी नहीं मिला। ऐसी स्थिति में इस पूरे इम्पॉसिबल टास्क को अगर आप सुनना चाहते हैं ना, तो इस प्लेन क्रैश नामक बुक पर जाकर सुनिए। आप में से बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो मेरे बताए अनुसार अभी तक कुकू एफएम डाउनलोड कर चुके हैं, जिस पर उन्होंने बहुत ही अल्टीमेट 2023 के लिए ऑडियो बुक्स सुनी है। उन ऑडियो बुक्स में से जो 10,000 ऑडियो बुक्स हैं जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल एक एप्लीकेशन कुकू एफएम पर है, आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। सामान्यतः एक किताब 300 रुपए की होती है। अगर 10 किताबें भी एक महीने में पढ़ी तो 3000 की होती हैं। लेकिन यदि आपने कुकू एफएम पर, जो कि एक ऑडियो प्लेटफॉर्म है जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सुनते हैं, यहां आपको कुकू एफएम पर एक बुक नहीं 10,000 किताबें सुनने का ऑप्शन मात्र 49 रुपीज में प्राप्त होता है पूरे एक महीने के लिए। टेक्निकली ये 99 रुपीज का है, लेकिन ये 50% ऑफ होता है यदि आप मेरे द्वारा दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपने लिए ऑडियो बुक डाउनलोड करते हैं बाय यूजिंग माय रेफरल कोड अंकित50। चलिए आगे चलते हैं। तो साथियों, ये सारी घटना को अब हम आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से रखते हैं। ये जो फ्लाइट यहां से इन पैसेंजर्स को लेकर निकली थी, इस फ्लाइट का नाम था ATR 72। ATR 72 में जो 72 नंबर दिया हुआ है, ये असल में नंबर बताता है कितने यात्री इसमें बैठ सकते थे। 68 यात्री और 4 क्रू मेंबर, इस प्रकार से इसका नाम 72 था। यह पोखरा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पे लैंडिंग से 10 सेकंड पहले पहाड़ी से टकराकर गिर गया। आप पूछेंगे तो इस पहाड़ी पे ये जो आप दृश्य दिखा रहे हो, ये 10:33 पर काठमांडू से उड़ता है और 10:58 पर पोखरा में ये जाकर गिर जाता है। इसी स्थिति में क्या कोई भी खबर किसी को पता नहीं चली? पता चली थी साथियों। कहा जा रहा है कि विमान के पायलट ने लैंडिंग होने से पहले 10 सेकंड के अंदर 2 बार एयरपोर्ट से जानकारी मांगी थी, लैंडिंग के लिए दिशा मांगी थी कि मैं पूर्व से उतरूं कि पश्चिम से उतरूं। पूर्व से परमिशन उसे दे दी गई, वो उतर नहीं पाया। वो पश्चिम से परमिशन दे दी गई, वो उतर नहीं पाया। अब आपके दिमाग में अचानक क्वेश्चन आने लगेगा, इसका मतलब फ्लाइट पूरी तरह से पोखरा एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी थी, बस वो तो लैंड होने ही वाली थी। वो तो मैंने वीडियो भी दिखाया है आपको, लैंड होने वाली थी। बाय द वे, इसमें हेल्पलाइन नंबर भी जारी की गई हैं। यदि आपका भी कोई जानने वाला है और आपको उसकी चिंता है तो इन फोन नंबरों पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। ये नंबर दूतावास के द्वारा जारी किए गए हैं। इस घटना की सूचना होने के 1 घंटे बाद मीडिया को मिली थी। 68 लोगों के शव मिले, जिनमें से 5 भारतीय 14 विदेशी नागरिक शामिल हैं। इसके बाद में बड़ा सवाल यह बनता है, नेपाल सरकार ने क्या किया? नेपाल सरकार ने कहा कि हम इस पूरी घटना की जांच बिठाएंगे। 1 दिन का पूरी तरह से राष्ट्रीय शोक यहां पर रख दिया गया। पीएमओ ने बैठ करके काठमांडू एयरपोर्ट से इसके बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, इन सब ने जो भी दिवंगत आत्माएं हैं उन सबको श्रद्धांजलि अर्पित की। अब बड़ा सवाल यह बचता है कि सर, आपने अभी हाल कहा पायलट ने उतरने से पहले जानकारी मांगी थी, पूर्व से उतरूं कि पश्चिम से उतरूं, 2 बार लैंडिंग की परमिशन मांगी। मामला आफ्टर ऑल फंस कहां गया? मैकेनिकल खराबी की वजह से प्लेन क्रैश हुआ था या कोई टेक्निकल ग्लिच था? यह बात तो तब समझ में आएगी जब एंगल जुड़ता है चाइना का। आप पूछेंगे चाइना का एंगल इसमें क्या जोड़ना है? आइए अब चाइना की कथा शुरू करते हैं। साथियों, इस घटना पर चाइना ने भी दुख व्यक्त किया है। तुम्हें करना चाहिए दुख व्यक्त। क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हो? बहुत सारे कारण हैं। नंबर 1, साथियों, ये पोखरा जो एयरपोर्ट है ना, ये एयरपोर्ट असल में चाइनीज कंपनी के द्वारा बनाया गया है। आप पूछेंगे, अच्छा चाइनीज कंपनी के द्वारा बनाया गया है तो दुख की बात है क्या? नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, कोइंसिडेंस है। चाइना के अंदर भी तो इतने सारे एयरपोर्ट चाइनीज कंपनियों ने बना रखे हैं, वहां तो हादसे नहीं होते। यही हादसे क्यों हुए? इसके पीछे की कहानियां बहुत सारे लोग, बहुत सारे अखबार पत्रिकाओं में लिख रहे हैं। ना तो मैं इंजीनियर हूं, ना मैं पत्रकार हूं। जो खबर कहीं लिखी गई वो मैंने आपको पढ़ाकर सुना दी। इवन ये तक लाइन जो है ना, वो मेरी नहीं है, क्योंकि दुर्घटना के बाद उठे जो सवाल हैं, ये अखबारों की सुर्खियां हैं। क्या सुर्खियां हैं? कहा जा रहा है कि यह एयरपोर्ट का काम अभी पूरी तरह कंप्लीट ही नहीं हुआ था, इसका जल्दबाजी में उद्घाटन कर दिया गया। जल्दबाजी में उद्घाटन कर दिया गया, इसका मतलब इसमें कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट का निर्माण अभी पूरा नहीं था, इसका जल्दबाजी में उद्घाटन किया गया था। और यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि यहां पर लैंडिंग को लेकर के, यानी कि टेक्निकल दिक्कत इसके यहां पर उतरने में आ सकती है, ऐसा
पायलट्स का भी मत था, ऐसा मीडिया में आ रहा है। अभी तक कोई भी पायलट ने आकर के बाहर स्टेटमेंट नहीं दिया है। अब मीडिया है, अपनी मर्जी से क्या कहती है वो हमने यहां लिख दिया है, क्योंकि इतनी अच्छी हिंदी में नहीं लिख सकता, कहीं से कट कॉपी पेस्ट है ये, ठीक है ना। पिछले साल अप्रैल में चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने इस एयरपोर्ट के निर्माण को अंतिम रूप देने की घोषणा की थी इस घटनाक्रम के, क्योंकि घटना रविवार की है। 1 जनवरी के दिन जब पुष्पकमल दहल प्रचंड यहां के नए प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने इस एयरपोर्ट का उद्घाटन करके इसे देश को समर्पित किया था। यानी यह एयरपोर्ट अभी 1 तारीख के दिन ही नेपाल को समर्पित हुआ है। बनाया किसने है? चाइना ने बनाया है। चाइनीज असिस्टेंस से यह बनकर तैयार हुआ है, जिसे लेकर चाइना में पहले भी खूब विरोध हुआ है। यानी कि यह एयरपोर्ट अपने आप में ना जाने कितने नेपालियों की बद्दुआओं से बनकर तैयार हुआ है। अब आप कहेंगे कर दी ना आपने वही वाली बातें, अंधविश्वास वाली बातें, बद्दुआओं से मिलकर बना हुआ है। आप यह भी कह दो मलमास में बना है इसलिए इस पर दिक्कत हो गई, मलमास में इनॉग्रेशन हुआ है इसलिए दिक्कत हो गई, 1 जनवरी को इनॉग्रेशन। मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं तो केवल आपसे यह कह रहा हूं कि यहां पर लेकर राजनीति क्या है इस एयरपोर्ट को, अब वो भी जान लीजिए। असल में कहानी यह है कि चाइनीज असिस्टेंस से बना हुआ जो ये एयरपोर्ट है, इस एयरपोर्ट को चाइना कहता है कि हमने इसे नेपाल में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से बनाया है। साथियों, पोखरा एक तरीके से प्लेनर एरिया की शुरुआत समझी जा सकती है, यानी कि एवरेस्ट की या फिर पहाड़ियों की शुरुआत समझी जा सकती है कि यहां से आगे अब पहाड़ियों की यात्रा शुरू होगी। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से चीन के द्वारा नेपाल में इसका निर्माण किया गया है। पोखरा एयरपोर्ट की लोकेशन पहले ही पायलटों के लिए चिंता की बात थी। इसके साथ ही इसके जल्दी उद्घाटन और अपूर्ण निर्माण को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। मतलब यह है कि यह एयरपोर्ट एक तो जल्दबाजी में इनॉग्रेट किया गया, नंबर 1। नंबर दूसरा, इसको लेकर के जो पायलट्स हैं उनका भी शक था कि यह शायद सही से सरवाइव नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहां पर जो उतरने की लैंडिंग लोकेशंस दी गई हैं वो पहाड़ियों के किनारे होकर निकलती हैं, जो कि एयरपोर्ट पर लैंडिंग का सही लोकेशन नहीं देती हैं। मैं आपको बता दूं, नेपाल के अंदर कम से कम 10 ऐसी पर्टिकुलर लोकेशंस हैं जहां पर लैंडिंग को लेकर खतरे बताए जाते हैं। नेपाल का कोई भी एयरपोर्ट सही एयरपोर्ट नहीं माना जाता, क्योंकि पहाड़ियों पर बसा हुआ है नेपाल पूरी तरह से। ऐसी स्थिति में इस एयरपोर्ट को लेकर के भी नेपाल के अंदर पायलट्स ने अपनी चिंता व्यक्त की थी। नमूना आपके सामने आ चुका है। इस एयरपोर्ट को बनाने की जो जिम्मेदारी है वो चीन की कंपनी थी CAMC इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। उसके द्वारा इसका निर्माण 2017 में शुरू किया गया था। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, तो चीन के द्वारा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से क्या एयरपोर्ट भी बनाए जाते हैं क्या? अब आपके दिमाग में सवाल तो सही आ रहा है। क्यों? क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से चाइना के द्वारा पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण होते हुए देखा है। इसी प्रकार से आपने श्रीलंका के अंदर हम्बनटोटा पोर्ट का निर्माण होते हुए देखा है। आपने पोर्ट तो देखा है, यानी समुद्री बंदरगाह तो देखा है, आपने ग्वादार पोर्ट तो देखा है, आपने सड़क सीपैक वाली देखी है। हवाई जहाज शायद आप पहली बार देख रहे होंगे, पोखरा वाला। जी ठीक है, अगर आपको पोखरा पहली बार दिख रहा है तो मैं आपको यह जानकारी दूं, ये चाइना वालों ने नेपाल को टोपी पहनाई है। आप पूछेंगे कैसे? इनको बेवकूफ बनाया गया है, और तो और इनको इतना दबाव में डाल दिया गया है कि आप बोलो, क्या बोलो, कि ये तो चाइना ने हमको बनाकर दिया है। बोले कैसे? आइए अब मैं आपको इसके पन्ने उधेड़ के दिखाता हूं। देखो साहब, 12 जनवरी जब तक घटना नहीं हुई थी उस समय तक की एक हेडलाइन देखिए, चाइना पुटिंग प्रेशर ऑन रिलक्टेंट नेपाल टू ज्वाइन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। नेपाल जो है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ज्वाइन करना नहीं चाहता। आंतरिक भाव तो उसके ये हैं। रिपोर्ट निकल कर आती है कि चाइना उनके ऊपर प्रेशर दे रहा है। घटना कब की है? 15 जनवरी की। 12 जनवरी की खबर क्या है कि चाइना इनके ऊपर प्रेशर दे रहा है कि नहीं, तुम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ज्वाइन करो। अरे ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है? मैं एक डेटा बोल रहा हूं, दिमाग में बिठा के रखना। 2013 के अंदर शी जिनपिंग ने दुनिया पर राज करने के लिए एक सपना फेंका, उसका नाम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था। 2013 के अंदर 2013 के अंदर जब शी जिनपिंग ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नामक शब्द दुनिया के सामने फेंका था ना, उस समय उसने बहुत सारे गरीब देशों को अपनी जद में लेने का प्रयास किया। उनमें से पाकिस्तान एक था, जिबूती दूसरा था, श्रीलंका तीसरा था, म्यांमार चौथा था। पाकिस्तान के साथ साथ धीरे धीरे अब नेपाल भी उसी राह पर जा रहा है। मतलब समझ रहे हैं आप? ये उन सब देशों के अंदर धीरे धीरे पहुंच रहा है जो कि कर्ज के जाल में फंस सकते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि शी जिनपिंग ने इसका आइडिया 2013 में सबके सामने रखा था, लेकिन ये जो पोखरा एयरपोर्ट है इसका तो चाइना ने नेपाल के साथ
डीलिंग 2012 में ही कर लिया था। तब तक तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था ही नहीं। अब आप ये कैसे कह सकते हो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चीन ने नेपाल को गिफ्ट दिया है? बोले आप ऐसा क्यों कह रहे हो? आइए मैं आपको दो ट्वीट दिखाता हूं। ये ट्वीट है 31 दिसंबर के, जिस दिन एक दिन बाद में नेपाल के अंदर पोखरा एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन होने वाला है। स्पोक पर्सन चाइनीज एम्बेसी के नेपाल में लिखते हैं, द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट विल बी हेल्ड एट 11 AM टुमारो। दिस इज द फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ चाइना नेपाल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। वार्मली कांग्रेचुलेट नेपाली गवर्नमेंट एंड नेपालीज पीपल। यानी नेपाल और चीन के BRI कॉर्पोरेशन का ये फ्लैगशिप पॉइंट होगा। बहुत अच्छी बात है। यानी आपने नेपाल चाइना का इसको BRI प्रोजेक्ट बता दिया। आप जहां देख रहे हो वहां पर BRI प्रोजेक्ट लिख दे रहे हो, लेकिन जनाब क्या किसी को यह बताओगे कि आपने बेवकूफ बना दिया? बोले आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा, नेपाल की एक मैगजीन है जिसका नाम है FR दफास, इसने कहा है अपनी रिपोर्ट के अंदर कि असल मायने में चीन ने नेपाल को कर्ज देकर के इस पोर्ट को बनाया है, लेकिन नेपाल की मजबूरी है कि वो लोगों के सामने यह भी स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि हमने इसे कर्ज लेकर बनाया है। ये तो आप जानते होंगे कि नेपाल चाइना जब भी किसी को कर्ज देता है वो किसी को यह नहीं बताता कि हमने कितनी परसेंटेज ब्याज पर कर्ज दिया है और कितना कर्ज दिया है। ये तो FR दफास ने कुछ पत्र अंदर से बाहर निकाल लिए और उसने जानकारी जुटाई तो पता चला कि चीन के अंदर जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है, यानी चाइना की जो एग्जिम बैंक है, उसके द्वारा नेपाल को लोन दिया गया था। कितना लोन दिया गया था? तो 22 बिलियन रुपीस का लोन दिया गया था, नेपाली रुपया। ठीक है, कितने साल के लिए? 40 साल के लिए। कितना परसेंटेज ब्याज पे? 2.75% ब्याज पे। ध्यान से समझना, यह जानकारी कभी भी बाहर नहीं देता है चाइना कि कितना परसेंटेज ब्याज पे कर्जा दिया गया है। आप कहेंगे अरे गुरुजी बहुत सस्ता मिल गया, 2.75 कोई परसेंटेज होता है क्या? ये तो हमको मिल जाए तो हम ले लें। भाई साहब, आपको अगर जानकारी जुटानी है ना तो केवल आज गूगल करके इतना जुटा लीजिए, इंडिया को जापान ने जो लोन दिया बुलेट ट्रेन के लिए वो कितना प्रतिशत ब्याज पे था। आपको ना रेस्पेक्ट बढ़ जाएगी जापान के प्रति कि हां भाई मित्र हो तो ऐसा, कर्जा लो हो तो ऐसा। एक बार गूगल कर लेना, मैं नहीं बताऊंगा। खैर, फिलहाल के लिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं, 2.75% के ऊपर इसको नेपाल को चीन ने लोन दिया था। अब ध्यान से समझना दूसरा फैक्ट, चाइना कांग्रेचुलेट कैसे कर रहा है? जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत इस पोर्ट का निर्माण करवाया गया हो। वास्तविकता क्या है कि यह पोर्ट के बारे में एग्रीमेंट 2012 में ही हो चुका था। 2013 के अंदर शी जिनपिंग ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की चर्चा दुनिया के सामने की थी। यानी कि इस एयरपोर्ट के बारे में चर्चाएं 2013 से पहले थी। 2014 में एग्रीमेंट हो गया था, तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहां से घुसा रहे हो? यानी स्थिति इतनी विकट है कि यहां पर नेपाली लोग अपना पैसा लगा करके भी गुणगान चीन के गा रहे हैं। बैड डेज की शुरुआत शायद न्यू ईयर पर ऐसे ही हुई होगी। हमारी सांत्वना अभी भी नेपालियों के साथ है, हमारे भाई हैं। क्या पता सरकार तक ये मैसेज पहुंच जाए कि अभी भी संभल जाओ, शायद तुम्हारा कोई पायलट लैंडिंग नहीं कर पाया है। खैर, जो भी और तकनीकी कारण रहे हो, लोगों की जान गई है, हमारी सांत्वना उनके साथ है। साथियों, इस विमान में 42 साल पुराने मॉडल का उपयोग हो रहा था। यह विमान जो था खुद 42 ईयर ओल्ड था। नेपाल को चाहिए अपना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारे। यह 1981 में बना हुआ विमान था। यह एक फ्रेंच कंपनी और इटालियन एविएशन कंपनी लियोनार्डो के द्वारा, एयरबस और लियोनार्डो के द्वारा मिलकर बनाया हुआ विमान था। अब सबसे बड़ा सवाल यह बनता है कि आफ्टर ऑल नेपाल में उड़ान भरना इतना मुश्किल और खतरनाक क्यों है? देखिए, अगर दुनिया के अंदर सिविल एविएशन अथॉरिटी की बात माने 2019 की सेफ्टी रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल के अंदर खतरनाक भौगोलिक स्थिति पायलटों के सामने बड़ी चुनौती पेश करती है। नेपाल में लगभग 3 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन यहां पर दुनिया के 14 सबसे ऊंचे पहाड़ों में से 8 ऊंचे पर्वत इंक्लूडिंग माउंट एवरेस्ट स्थित हैं। नेपाल का एकमात्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट समुद्र तल से 1338 मीटर के ऊपर एक सकरी घासी में स्थित है, जिसका नाम लुकला है। यह वो लुकला एयरपोर्ट है। आप इससे अंदाजा लगाइए नेपाल के अंदर जो टेरेन है वो कितनी बड़ी समस्या रखता है। आप देखिए, दुनिया के सबसे कठिन एयरपोर्ट में शामिल है लुकला एयरपोर्ट। आप इस विमान के नीचे लगे कैमरे से देखिए, यह तो चल रही है खाई।
खाई के नीचे, खाई के ऊपर उड़ता हुआ यह विमान जा रहा है और ये जिस एयर स्ट्रिप पर लैंड होगा ना, मैं कह रहा हूं अगर आप वीडियो गेम खेल रहे हो ना तो भी लैंडिंग शायद करने में गलती कर जाएं। अब भाई साहब यहां पर ये लैंडिंग हो रही है, अब आप सामने नजर देखना इस जगह पर, यहां पर आप देखोगे तो आप पाओगे कि अगेन सामने खाई है जहां लिखा हुआ है लुकला। अब ये फ्लाइट यहां से टर्न कर देगा भाई, ये देखो सामने खाई है, इसने इधर मोड़ करके इस फ्लाइट को बचा लिया। अब मैं आपको इस पर एक और घटना दिखाता हूं, शायद आपको वो याद आ जाए। ये लुकला तो ये रहा, मैं आपको एक घटना और दिखाता हूं। ये जो खराब मौसम की वजह से यहां पर दिक्कतें आती हैं, मैं आपको वो दिखाने का प्रयास करता हूं। इसी लुकला एयरपोर्ट पर कैसे क्रैश हुआ था। कहते हैं नेपाल में क्रैश बहुत होते हैं, क्रैश होने के पीछे का बड़े कारणों में एक तो यहां के वो बहुत है, दूसरा यहां पर मौसम बहुत जल्दी खराब होता है। पहाड़ों के अंदर मौसम कब बदल जाए पता नहीं चलता है, कब एकदम क्लीन स्काई और कब एकदम बादल आ जाए आपको पता नहीं चलेगा। फ्लाइट अभी तो एकदम साफ साफ चल रही है, अचानक पता चल रहा है धुंध आ गई, फ्लाइट अचानक खो गई। आपके सामने ये जो मैं आपको स्ट्रिप दिखा रहा हूं, आप इसे देखिए, ये स्ट्रिप लुकला पोर्ट की ही है, काठमांडू के नजदीक है। ये केवल उदाहरण के रूप में समझाने के लिए है, क्योंकि हर जगह के वीडियो अवेलेबल नहीं होते। नेपाल का हमें यही मिला, हमने ये यूज कर लिया। अब देखो आपको ये फॉग दिख रही है, लुकला पे उतारना अपने आप में चैलेंज है। अब ऐसी स्थिति में देखो यहां पर आपको सामने से ना एक फ्लाइट आती हुई दिख रही है, ये एयर स्ट्रिप है जिसपे इसको उतरना है। सामने फॉग हो चुका है, फ्लाइट देखना, ये आई, ये आई, ये आई, ये आई, गई, और ये इसका मलबा उड़ता हुआ दिखाई दिया। देखा, फिर से दिखाता हूं अगर नोटिस करो तो। इस एयर स्ट्रिप पर उतरना है, फॉग के कारण एयर स्ट्रिप दिख नहीं रही है। फिर से इस दृश्य को आप एक बार देखें, ये देखना, सामने आपको आती हुई वो फ्लाइट दिख रही। अब इसको यहां उतरने आना है, या आप इस दृश्य को एक बार देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि डिफिकल्ट टेरेन का मतलब क्या है। ये गई, ये दिख रहा है आपको उड़ता हुआ सा तीतर, ये कुछ नहीं है, ये मलबा है जो छत के ऊपर आ रहा है, यानी उसको स्ट्रिप दिखी नहीं, वो गई खाई में जाकर घुस गई। ये यहां की दूसरी बड़ी दिक्कत है। तीसरी बड़ी दिक्कत क्या है, अब ऑब्वियस सी बात है नेपाल में इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी और इनको लेकर काम तो है नहीं, तो बेहतर रडार की भी, क्योंकि भाई असल में क्या है, पूरी तरह से जैसे आपको अभी मैंने थोड़े दिन पहले अमेरिका का मुद्दा बताया था कि अमेरिका के अंदर वो जो होता है ना नोटम देने वाला सिस्टम है, वो गड़बड़ा गया था। तो नेपाल के अंदर रडार की सुविधाएं भी इतनी अच्छी नहीं है, ना ही यहां पर काबिल स्टाफ है। काबिल स्टाफ की कमी का अंदाजा इसलिए ऐसे लगा सकते हो कि यहां पर मॉडर्न रडार सिस्टम तो है ही नहीं, और स्टाफ भी ऐसा है जो कम है, और उसको कई बार कई घंटों काम करवाया जा रहा है। खराब एविएशन के चलते 28 देशों ने यहां पर उड़ान पर प्रतिबंध लगा रखा है। इनकी जो एविएशन अथॉरिटी है ना, उस पर भी भ्रष्टाचार के कईयों आरोप लगते आए हैं। अगर हम पायलट्स की बात माने तो सेफ्टी कल्चर इन नेपाल नॉट एडिक्वेट, नीड टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा कमर्शियल पायलट्स का कहना है। ये 16 जनवरी यानी आज की खबर है। खैर, आपके सामने जो भी थी घटना वो हमने आपको समझाने का प्रयास किया, अपना मत रखा। आपका भी अपना कोई मत हो सकता है, वो आप हमें जरूर व्यक्त कर सकते हैं। आपका स्नेह जो आप हमें देते हैं इसके लिए बहुत सारा आपका धन्यवाद। अगर आपको हमारी जानकारी और हमारे द्वारा जुटाई गई जो न्यूज़ है उसमें आपको हमारी थोड़ी भी मेहनत दिखी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट कर दीजिए। आप यही के राइट कॉर्नर में एक रेड कलर का बटन है, क्योंकि डेटा बताता है साथियों कि आप में से जितने भी हमारे साथी हमें सुन रहे हैं ना, उनमें से 70% ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। आपके द्वारा सब्सक्राइब करना हो सकता है कुछ ही सेकंड्स का काम आपके लिए हो, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें और अपने साथियों को इस चैनल पर लाने का कष्ट करें। हम कोशिश करेंगे कि आपके पास बेहतरीन से बेहतरीन डेटा जानकारी लेकर के पहुंचे। फिलहाल के लिए इस विमान का ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, जो कि असल में ब्लैक कलर का नहीं अपितु रेड कलर का होता है। उसके अंदर जो भी प्राप्त जानकारियां हैं, उससे जो भी जानकारी मिलती है वो भी हम आपके पास अपडेटेड खबर के रूप में जल्दी लेकर हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जो मैंने आपको प्लेन क्रैश की कहानी बताई थी उसके लिए मैंने एक लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, अगर पॉसिबल हो तो आप जाकर उसे सुन लीजिएगा बाय यूजिंग माय रेफरल कोड अंकित50। इस कंटेंट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अभी थोड़ी देर में मिल जाएगी। इस नाम से आप हमें सर्च कर सकते हैं, वेरीफाइड अकाउंट है। धन्यवाद।